दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि आप शानदार तरीके से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान अच्छी तरह से रख रहे होंगे। आज 24 जनवरी, जो मैंने बताया था 24 जनवरी, उसी की आज डेट है। 24 जनवरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विषय वस्तु पर प्रत्येक संभावित प्रश्न पत्र को हल करेंगे हम लोग। और जो सभी प्रत्येक प्रश्न पत्र को, प्रत्येक विषय को हम एक एक करके जो संभावित हैं, जो जिनको हमें लगता है और हमारे सब लोगों को लगता है, स्टूडेंट को, कि हाँ ये आने की संभावना है, तो उसी तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे और आपस में एक दूसरे को बताएंगे कि हाँ यूट्यूब पर क्लास चल रही है। पता है, सभी लोगों को बताइए, छोटे बड़े भाइयों को जो प्रथम वर्ष विश्वविद्यालय में हैं, और चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी से हों, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय से हों, सभी के लिए लाभदायक है। चाहे वो किसी महाविद्यालय से हों जिन्होंने फॉर्म डाल के पढ़ रहे हों या फॉर्म रेगुलर पढ़ रहे हों, सभी के लिए उपयोगी है। जो इतिहास विभाग, प्राचीन इतिहास एवं विरासत, पुरातत्व विरासत। तो हाँ, चलते हैं अब हम लोग प्रश्न पत्र संख्या 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न पत्र संख्या 1 कहती है, ये वाला, ठीक है। प्रश्न पत्र संख्या 1 कहती है कि पुरातत्व की परिभाषा क्या है। पुरातत्व, ये पुरातत्व है शब्द जो बहुत प्राचीन है, जिससे हम लोगों आगे जानेंगे क्या है ये। यह सामाजिक विज्ञानों से किस रूप से संबंधित है। उत्तर इसका हम देखते हैं। उत्तर पढ़ते हैं, और यदि हो सके तो अपने सब लोग नोटबुक में नोट करते जाइए, वो बेटर रहेगा। जो नोट करते रहोगे तो और अच्छी बात है। आने वाले समय में आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और प्रत्येक एक एक शब्द को समझ करके आगे बढ़ते हैं। उत्तर कहता है कि पुरातत्व भौतिक संस्कृति की पुनर्प्राप्ति। पुरातत्व जो है भौतिक संस्कृति की पुनर्प्राप्ति। जो भौतिक संस्कृति, भौतिक प्राकृतिक जो है वो संस्कृति जो हमें प्रकृति के द्वारा मिली है, पुनर्प्राप्ति और विश्लेषण के माध्यम से मानव गतिविधि का अध्ययन है। पुरातत्व क्या है? ये मानव और संस्कृति, भौतिक संस्कृति के बीच का अध्ययन है, उसके गतिविधि, उसके विश्लेषण का अध्ययन है। तो हम आगे चलते हैं। तो इसमें भौतिक पुरातत्व, भौतिक संस्कृति, ठीक है, ध्यान देना। फिर आगे आता है कि पुरातत्व को अक्सर सामाजिक संस्कृति से, कैसे? देखो भाई, सामाजिक संस्कृति नृविज्ञान की एक शाखा माना जाता है, एक विशेष प्रकार की शाखा, जिसका इसी से उद्भव, इसी से इसकी उत्पत्ति हुई है देखा जाए तो। लेकिन पुरातत्वविद अतीत के अपने अध्ययन के समय जैविक अध्ययन के माध्यम से जैविक, भूवैज्ञानिक और भूविज्ञानिक पुरातत्वविद अपने अध्ययन के माध्यम से पर्यावरण में जो फैली प्राणियों के से भी आकर्षित होते हैं। जैसे पुरातात्विक रिकॉर्ड में कलाकृतियाँ, वस्तुकला, बायोफैक्ट्स, पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक परिदृश्य शामिल हैं। सांस्कृतिक परिदृश्य जैसे कोई आकर्षण का विषय केंद्र हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे यूनेस्को में 11वां यूनेस्को में शामिल हुआ है, इस तरीके का। पुरातत्व से को सामाजिक विज्ञान और मानविकी की एक शाखा दोनों माना जाता है। किसकी? मानविकी की और सामाजिक विज्ञान की। यूरोप में इसे अक्सर अपने आप में एक अनुशासन या अन्य विषयों के उपक्षेत्र में देखा जाता है। किस में देखा जाता है? उपक्षेत्र में देखा जाता है। फिर आगे चलते हैं। अमेरिका पुरातत्व नृविज्ञान का उपक्षेत्र भी रहा है। यदि कभी आ जाए कहीं आने वाले वर्ष में, तुम लोग एनटीपीसी और सब चीज़ की तैयारी करोगे, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, तो यहाँ पूछ दिया कहीं, तो ये जीएस की दृष्टिकोण से भी अच्छी है। सिविल की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी बहुत अच्छी है। आगे चलते हैं कि इसमें लिखा है कि पुरातत्वविदों ने मानव प्रगति इतिहास को और इतिहास का अध्ययन किया। पूर्वी अफ्रीका के लोमकवी में पहले पत्थर के औजारों के विकास से 3:3
3.3 यानी 3.3 मिलियन साल पहले, 3 यानी 33 मिलियन मतलब 33 लाख साल पहले की बात लगभग बात की गई है। हाल के दशकों तक पुरातत्व जीवाश्म विज्ञान से अलग हैं, यानी जो पुरातत्व वो जीवाश्म विज्ञान से अलग हैं, जो जीवाश्म अवशेषों का अध्ययन करते हैं। यह प्रागैतिहासिक समाजों के बारे में सीखने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिनके लिए अध्ययन करने के लिए कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होता है। प्रागैतिहास में पैलोओलिथिक से 99% कितना बच्चे 99% से अधिक मानव अतीत शामिल हैं। इन्होंने कहा है कि जब दुनिया भर के समाज साक्षरता का आगमन नहीं हुआ, पुरातत्व के विभिन्न लक्ष्य हैं जो संस्कृति के इतिहास को समझने से लेकर पिछले जीवन काल से बनाने और समय समय पर मानव समाज में बदलावों के दस्तावेजीकरण का व्याख्या करने तक के हैं। ग्रीक वही कहते हैं, कभी आ जाए कि ग्रीक व्युत्पत्ति पुरातत्व शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन इतिहास। ये ग्रीक भाषा का है, काहे का है? ग्रीक भाषा का है। जो ग्रीक भाषा का है वो ग्रीस आजकल हम लोग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन्होंने कहा है कि अनुशासन में अतीत के बारे में अधिक जानने के लिए एकत्रित आंकड़ों का सर्वेक्षण और उत्खनन, सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट उत्खनन होता है। जैसे कहीं की खुदाई होती है, तब हम लोगों को पता लगता है कि हाँ यहाँ क्या हुआ होगा, क्या रहा होगा। जैसे इलाहाबाद, कौशाम्बी, अतरंजी खेड़ा और भीलवाड़ा, बहुत चीज़ें खुदाई में मिलती हैं व्यापक दायरे में। फिर आगे बढ़ते हैं। व्यापक दायरे में पुरातत्व क्रॉस डिसिप्लिनरी रिसर्च पर निर्भर करता है। एक पुरातत्व जो है वो क्रॉस डिसिप्लिनरी रिसर्च पर निर्भर करता है। जैसे अब आगे चलते हैं, हम लोग कहते हैं सामाजिक विज्ञान से किस प्रकार से संबंधित है, इसका संबंध किस प्रकार से है। तो सबसे पहले वे लेखन, आविष्कार और ऐतिहासिक परंपराओं के विकास से पहले मानव अतीत के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत है। हमें पता है कि ये सब खुदाई उदाई होती हैं, वहाँ से सब कुछ मिलते हैं, घर मिलते हैं, कोई भी औजार मिलते हैं, कोई भी बर्तन मिलते हैं, कोई भी ब्रह्मांड मिलते हैं। तो क्या होता है कि वो मनुष्य से ही जुड़ा हुआ है, यानी मनुष्य उसका उपयोग ही रहा होगा कभी, और कभी उथल पुथल हुआ तो वो नीचे दब गया, अब खुदाई हो रही है तो निकल रहे हैं। तो इस प्रकार से विद्वानों को मानव अनुभव की पूरी श्रृंखला तक पहुँच प्रदान करता है। इसीलिए ये श्रृंखला तक पहुँचते हैं हम लोग, जो भूवैज्ञानिक होते हैं, हिस्ट्री के वैज्ञानिक होते हैं, इनको लोग जो इतिहासकार होते हैं वो ऐसे कोशिश करते हैं, खुदाई करते रहते हैं। फिर हम लोग देखते हैं आधुनिक ऐतिहासिक समय में विपरीत सामाजिक रूप भी शामिल हैं। फिर दूसरा पॉइंट एक और है छोटा सा, इन्होंने कहा है कि पुरातात्विक रिकॉर्ड में कलाकृतियाँ, वस्तुकला, बायोफैक्ट, जो ऊपर इन्होंने बात कही है वही संस्कृत प्रदेश शामिल हैं। ऊपर जो इन्होंने बात कही, पुरातत्व को सामाजिक विज्ञान, मानविकी की शाखा दोनों माना जा सकता है। इतना लिख दोगे सफिशिएंट है। एक सब्जेक्ट में इतना लिखने में कितना समय लगेगा? 20 से 30 मिनट। और आपको 5 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन करने रहेंगे, जिसमें आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। 30 मिनट एक क्वेश्चन को मान लीजिए बहुत हो जाता है, और जिसको ज़्यादा दे दोगे इतना लिखने के लिए बहुत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आते हैं, भारत में लोहे की विवेचना कीजिए। भारत में लौह युग कब रहा है, ये देखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप के प्रागैतिहास में एक लौह युग को स्वर्गीय हड़प्पा, यानी स्वर्गीय हड़प्पा कब्रिस्तान, जैसे जब कोई प्राचीन काल में मर गया, फिर बाद में उसको देखा गया कि हाँ तो वो तो मर चुका है इंसान ना, तो संस्कृति के रूप में मान्यता प्राप्त है। वर्तमान उत्तर भारत की प्रमुख लौह युग की पुरातात्विक संस्कृतियाँ चित्रित ग्रेवियर संस्कृति 1300 से 300 ईसा पूर्व और उत्तरी काले पालिस बेयर, कौन से बच्चे? उत्तरी काले पालिस बेयर, ठीक है, 700 से 200 ईसा पूर्व। ये अनुमान है
यह आरंभिक काल के 16 महाजनपदों का क्षेत्र राज्यों के वैदिक काल के जनपदों या प्रमुखों संक्रमण से मेल खाता है। जैसे आपने देखा होगा कि 16 महाजनपद थे, ये 16 महाजनपद में वज्जी हो गए हैं। हाँ, तो ये सब महाजनपदों में महाजनपद क्यों बने थे? क्योंकि यहाँ बहुत प्रचुर मात्रा में सामग्रियाँ मिली थी, यानी लौह मिले थे, लोहा वगैरह मिला था, वहाँ से सब कुछ खनिज मिले थे। तो ये लोग वहीं जाते थे जहाँ से इन लोगों को फ़ायदा होता था। फिर आगे चलते हैं कि लोहे के गलाने का सबसे पहला काम किसने किया? पहला प्रमाण कई सदियों से लौह युग का उद्भव को दर्शाता है। ठीक है। पुरातत्वविद कहते हैं कि टीम 2015 में तेलंगाना में, कहाँ? तेलंगाना में चाकू सहित कई लोहे के औजार कलाकृतियाँ खोजी गईं, जो 1800 ईसा पूर्व से 2400 ईसा पूर्व तक की बताई गई हैं। ठीक है। फिर हम लोग आते हैं कि पूर्व के बीच की थी। इन लोगों की कलाकृतियाँ का परीक्षण राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान में किया गया। नंबर 3 प्राचीन इतिहास एंटीना तलवार भी एंटीना तलवार मिली थी, मेटल वर्क की थी। ठीक है। मेटल वर्क में 1500 से 500 ईसा पूर्व कब की बात है, बहुत प्राचीन। चीन भारतीय एक्स ब्लेड और एक चीन और भारत से सीमा पर मिला रहा होगा, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, जो उस समय पर ऐसा एक्स ब्लेड कुछ काटने वाटने वाला होगा। आप लोग समझिएगा इस बात को, काटने ब्लेड क्या होता है? काटने के लिए होता है। R तिवारी 2003 में उत्तर प्रदेश में रेडियो कार्बन डेटेड आयरन आर्टेक्ट्स शामिल हैं, जिनमें सी के बीच भट्टियाँ यूरेटस ट्यूएरस क्या है ये ट्यूएरस और स्लेग शामिल हैं। 1800 से 1000 ईसा पूर्व लोहे का काम केंद्रीय गंगा मैदानों और पूर्वी विंध्य में प्रारंभिक दूसरी शताब्दी पूर्व से प्रचलित था। लोहे के उपयोग की शुरुआत पारंपरिक रूप से बाद के वैदिक लोगों के पूर्ववर्ती प्रवास से जुड़ी रही, जिन्हें ऐसी एजेंसी के रूप में माना जाता है। ये सब क्या है? ये जहाँ पे लिख दोगे वो कहेगा ये यूपीएससी पैटर्न है। इससे आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। जिसने विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार भौतिक संस्कृति में क्रांति ला दी। विद्वान राकेश तिवारी कहते हैं, क्या कहते हैं कि नई खोज और उनकी तिथियां नए सिरे से समीक्षा की आवश्यकता बताती हैं। उनके अनुसार प्रमाण देश के अन्य क्षेत्रों में लोहे के प्रारंभिक उपयोग को प्रमाणित करता है। यह भी बताता है कि और यह पुष्टि करता है कि भारत वास्तव में लोहे के काम के विकास के लिए स्वतंत्र केंद्र था। फिर इन्होंने कहा है, अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। ये 3 नंबर है, इसको समझ लेना, 3 नंबर है और थोड़ा गलत हो गया था, कोई बात नहीं, 4 पड़ गया, इसको समझ लीजिए। इन्होंने कहा है कि जोरबे संस्कृति एक है, उस पर एक निबंध लिखिए। यदि आप जोरबे, इस तरीके का नाम जो है जोरबे, वो लगता है कहीं विदेश में होगा, कहीं दूसरी जगह होगा, लेकिन ऐसा नहीं, भारत में ही है। तो इन्होंने कहा कि जोरबे की जोरबे संस्कृति, जल संधि नहीं, तो इन्होंने कहा है कि
ठीक। इन्होंने कहा है कि उत्तर देखो कि जोरबे महाराष्ट्र प्रांत के अहमदनगर जिले की गोदावरी की सहायक नदी एक है। प्रवरा के बाएं यानी बाएं कहाँ बाएं तट पर स्थित है। ध्यान से 1963 ईस्वी में एच.डी. संकालिया ने यहाँ उत्खनन का कार्य करवाया था, खुदाई का कार्य करवाया था। किसने? एच.डी. संकालिया ने, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक स्तरों का उद्घाटन हुआ। बहुत से ऐसे सांस्कृतिक स्टेशन बन गए जहाँ लोग पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए। यहाँ के उत्खनन से ताम्र पाषाणिक युग की एक ऐसी संस्कृति का पता चलता है जो महाराष्ट्र की अपनी संस्कृति है। महाराष्ट्र की खुद की संस्कृति प्राचीन काल में महाराष्ट्र जो जहाँ पे ये है जोरबे महाराष्ट्र, जो अहमदनगर के गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के तट पर बाएं तट पर, तो वहाँ क्या है कि बायां, अब इधर से हम लोग जाएंगे तो बायां होगा, उधर से हो सकता है दायां हो जाए, तो कह दिया गया कि बायां लिख दिया गया। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे बहुत अपनी खुद की संस्कृति, खुद का एक बनाया घर मकान बने मिले होंगे, संस्कृति वहाँ की वेशभूषा मिली होगी, कैसा क्या चल रहा था, जिसका विस्तार विदर्भ और कोंकण को छोड़कर समूचे महाराष्ट्र में दिखाई देता है। इसकी कालावधि ईसा पूर्व 1400 से 700 निर्धारित की गई। इस संस्कृति के अन्य उत्खनित पुरास्थल हैं नेवासा, दायमाबाद, अहमदनगर जिला दायमाबाद जिसे पहले बोला जाता है, चंदौली, सोनगांव, चंदौली एक अपने यहाँ उत्तर प्रदेश बनारस के पास भी है, इनाम गांव पुणे में है, पुणे में जो प्रकाश तथा नासिक, इसमें दक्षिण और नवपाषाणिक सांस्कृतिक के तत्व भी मिलते हैं। ये जितने भी आप शहर देख रहे हैं ये कहीं न कहीं नदियों से और कहीं न कहीं समुद्री तटों के नज़दीक मिलते हैं, क्योंकि उस समय पानी के ही लिए जहाँ पानी होगा वहाँ ज़रूर न कहीं सिटी होगी। जोरवे संस्कृति मुख्यतः ग्रामीण थी। क्या थी बच्चे? ग्रामीण थी, लेकिन इसके कुछ स्थल है दैमाबाद, इनाम गांव से नगरीकरण के साक्ष्य भी मिले हैं। ये कुछ ऐसे गांव थे जहाँ कस्बा टाइप का, थोड़ा नगर टाइप का बढ़िया मकान, हर चीज़ मिले होंगे। ये नदी तट पर स्थित था, सोचो, ये नदी तट पर सारे स्थित थे। फिर कहते हैं कि इस संस्कृति के लोग स्थायी रूप से मकान बनाकर गांव में निवास करते थे। कितनी बड़ी बात है ये, ठीक है। फिर मकान मिट्टी, गारे, घास फूस तथा बल्लियों की सहायता से तैयार किए जाते थे। यानी उस समय पर भी हम लोगों के पास इतना दिमाग था कि मकान अच्छे से बना करके रहें, जो ऊपर से पानी बरसात और धूप छाया हर चीज़ से बचे रहें। इनका स्वरूप वर्गाकार था, गुलाई में, चौड़ाई में वृत्ताकार, अथवा आयताकार, लंबे चौड़े थे। वाह क्या बात है। इस संस्कृति को अपनी एक विशिष्ट पात्र परंपरा यानी विशिष्ट पहचान एक मिली है। यद्यपि इनमें अन्य पात्र परंपराओं का भी अपना लिया गया था। जोरबे परंपरा लाल आधार पर काले डिजाइन के बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। इनकी मिट्टी खूब गुथी होती थी, जिससे कोई चीज़ बनाने में, बर्तन बनाने में अच्छी एकदम साफ़ सफाई में बने, जिसमें कंकड़ पत्थर वगैरह ना हो। बर्तनों को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। संस्कृति एक खास नमूना टोंटीदार नौतली, मृदभांड एक नौतली थी, केतली टाइप की नौतली एक होती है, टोंटी भी उसमें बना के लगा दी जाती है। ऐसा जैसे आज हम लोग प्लास्टिक वाली टोंटी लगी होती है, हम लोग भर करके पीते हैं इससे। इसके अतिरिक्त गहरे कटोरे थे। सोचो, आज हम लोग छोटी छोटी कटोरियों में खाते हैं, पहले कटोरे थे। क्यों कटोरे थे? क्योंकि पहले लोग ज़्यादा खाते थे, और ज़्यादा खाते थे उनमें ताकत होती थी। तसले थे, आज तसला हम लोग नहीं यूज करते हैं मिट्टी गारा में, उस तरीके के तसले। मटके थे, घड़े, मटके आदि भी सब मिलते हैं, किंतु
थालियाँ या तस्तरी नहीं मिलती। थालियाँ बस नहीं थीं। थालियों का काम भी क्या था, पहले ज़्यादा खाना था, थाली छोटी छोटी होती है। बर्तनों की डिज़ाइन प्रायः ज्यामितीय थी। सोचो, ज्योमेट्रिकल, ठीक है, ज्योमेट्रिकल थी। उसके बाद में तिरछी समानांतर रेखाएं उसमें लगा दी जाती थी। बनावट कितनी मस्त बनाते हैं लोग, मालूम है, नक्काशी कर देते हैं टाइप की। अनेक ताम्र उपकरण, चूड़ियाँ, मनके मिले हैं, छेनी जिससे लोहा काटा जाता, सलाइयाँ मिली हैं जिससे हम लोग, नहीं सलाई जानते हो, जिससे ऊन के धागे से स्वेटर वगैरह औरतें बुनती हैं, घर परिवार में देखा होगा। छुरे मिले हैं, आदि प्रमुख यंत्र मिले हैं। दायमाबाद से तांबे की बनी हुई 4 आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। रथ हाँकते हुए मनुष्य, वृषभ, गेंडा, हाथी तथा उसमें हाथी पालतू हुआ करता था। जोरवे संस्कृति के लोग कृषि तथा पशुपालन करते थे, जो गेहूँ, मसूर, मटर, चावल आदि की खेती करते थे। सब कुछ पैदा होता था अपने भारत में। भारत के एक शहर में, जोरवे में बेर की गुठलियाँ भी मिलती हैं। क्या बात है, उस समय पर बेर भी था। बेर काफ़ी प्राचीन है। बेर का फल, फिर गाय, भैंस या भेड़, बकरी, सूअर, घोड़ा आदि उनके पालतू पशु थे। लघु पाषाणकरण भी जानते हो, पाषाणोकरण बहुतायत में मिलते हैं। ये लघु छोटे छोटे यानी जो नहीं, कुछ दूसरे तत्व के, दूसरे मेटल के बर्तन टाइप के। हल्के रत्नों के बारे में बने हुए बहुसंख्यक मनके मिलते हैं। मनके जानते हो, छोटे छोटे मटके टाइप के नहीं होते हैं, मटके जैसे काम उसी का होता है, हर चीज़ रखना पानी से, और चीज़ मनके। तथा माता देवी की अनेक रूपों में मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। जोरवे की सब लोग हर चीज़ से परिचित थे। जोरवे संस्कृति के लोग अपने मृतकों को अस्थि कलश में रखकर घरों के फर्श के अंदर गाड़ते थे। आजकल हम लोग गंगा जी में अस्थियां विसर्जन करने जाते हैं सब लोग। कुछ लोग अपने मतलब जो अलग अलग धर्मों से जुड़े हैं अपने उस हिसाब से कार्य करते हैं। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कहीं जल प्रवाह करने के लिए व्यवस्था बनाई जाती है, सोचते हैं परंपरा के आधार पर। घरों को फर्श के नीचे दफना देते थे, लेकिन आज घर के नीचे दफना दोगे तो लोग कहेंगे कहीं भूत ना आ जाए। सबों को उत्तर दक्षिण स्थिति में रखा जाता था। हड़प्पा के लोगों की भांति अलग अलग समाधि स्थल नहीं होते थे। आवास के बाहर दफन प्रथा नहीं थी। सोचो, कब्रों में मिट्टी के बर्तन तथा तांबे के कुछ उपकरण भी मिले हैं, वहाँ हड्डियाँ भी मिली हैं। परलोक संबंधी विचार सूचक हैं। वो लोग मतलब परलोक जाएंगे या कुछ भी होगी, ये विचार में नहीं था। फिर बच्चों को अस्थि कलश में जोरवे के स्थलों से धूसर भांड भी मिलते हैं, जो दक्षिण की नवपाषाण परंपरा के हैं। आगे बढ़ते हैं भाई सब लोग। यूट्यूब चैनल अपना है और इसको आप सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। वो 3 वहाँ 4 हो गया था, यहाँ 3 हो गया, अब यहाँ 4 करो, ठीक ध्यान से। इसमें कहते गैरिक बर्तनों, गैरिक मृद भांड, ठीक। ये गैरिक मृद भांड की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। क्या है कि गैरिक मुख्य विशेषताएं क्या हैं इसकी, देख लेते हैं। गैरिक मृद भांड का मतलब मिट्टी के वो मटके हर चीज़ बर्तन थे, तो बर्तन भी बोलते हैं उनको। तो हम लोग इसको समझते हैं, उत्तर पढ़ते हैं। गैरिक मृद भांड संस्कृति, वहाँ की कैसी संस्कृति थी जो गैरिक मृद भांड जैसे उत्पन्न। गंगा यमुना दोआब में हमें गैरिक मृद भांड संस्कृति का साक्ष्य मिलता है। इसका काल 2000 से 1500 ईसा पूर्व रहता है। 2000 से 1500 ईसा पूर्व यानी 500 साल की बात है, निर्धारित किया गया। गैरिक मृद भांड संस्कृति में घर सरपट के बनाए जाते थे। संस्कृत मृद भांड गैरिक संस्कृति में बनाए जाते थे।
और उस पर मिट्टी की लिपाई की जाती थी। फर्श थापी जा गई मिट्टी से बनाई गई थी। इस संस्कृति का पतन संभवतः बाढ़ के कारण हो गया, जो बाढ़ के कारण हो गया। यहाँ गंगा यमुना दोआब पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गैरिक मृदभांड संस्कृति, गैरिक मृदभांड एक संस्कृति थी, मृदभांड एक बर्तन भी होता है। ये संस्कृति ऐसी थी जो हम लोग अपनाए थे, वहाँ के लोग अपनाए थे। सर्वप्रथम साक्ष्य 1950 में मिले हैं। बदायूं के पास रिसोली और बिजनौर के पास राजपुर परसा से प्राप्त हुआ है। ये रिसोली जो है ये बदायूं बरेली के और बरेली रामपुर फर्रुखाबाद इसके बीच का जो पार्ट है वो है बदायूं, ध्यान देना। तक कुल 110 स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। आलमगीरपुर हस्तिनापुर उधर आगरा की तरफ है, मेरठ की तरफ। अहिच्छत्र में गैरिक मृदभांड संस्कृति के अवसान के पश्चात कुछ अंतराल तक खालीपन आ गया और फिर आगे चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का विकास हुआ। जबकि अतरंजी खेड़ा से साक्ष्य प्राप्त होता है कि गैरिक मृदभांड संस्कृति जो थी वो तथा चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति थी। मध्यकाल के में काले लाल मृदभांड की संस्कृति का भी चरण था, उस समय पर माना जाता था ऐसा। तो इन्होंने पूछा है कि कौशाम्बी बुद्ध काल की परम नगरी, जे थोड़ा समझ लेना, ये इसका भी पार्ट है लेकिन हम उसको पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन पढ़ लेंगे तो कुछ याद आ जाएगा। चलो वो क्वेश्चन हो गया है पूरा। अब हम लोग देख लेंगे ये लिखा क्या है, पॉइंट है माने चलो, ये कोई भी एक पॉइंट समझ लेना अपने आप में कि कौशाम्बी बुद्ध काल की परम प्रसिद्ध नगरी जो वत्स देश की राजधानी थी, इसका अभिज्ञान तहसील मंजनपुर जिला इलाहाबाद में प्रयागराज में 24 किलोमीटर स्थित है। कोसम नाम के ग्राम से किया गया। यह नगरी यमुना नदी पर बसी हुई है। अब इलाहाबाद वाले हैं जानते हैं, सब लोग जानते हैं, और उधर कौशाम्बी वाले भी हैं, अपने अपने हिसाब से पढ़ लेना उसको, लेकिन हर ज़िले का थोड़ा थोड़ा ज्ञान ले लेना, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है भैया, ध्यान से पढ़ना। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे, ठीक है। अब आर्य, पता है कार्य दो ही हो सकते हैं कि या तो गैर आर्य आए होंगे या आर्य आए होंगे, है ना। गैर आर्यों के बीच इन्हीं दोनों लोगों के आक्रमण से इसका पतन हो गया। तो कहते हैं कि 1700 ईस्वी पूर्व 1700 ईसा पूर्व के लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। इस समय तक सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो नष्ट हो चुके थे। इस सभ्यता का अंत कब और कैसे हुआ, इस संबंध में अब भी मतभेद बना हुआ है। इस सबसे बड़ा कारण हड़प्पा सभ्यता की लिपि का विद्वानों द्वारा सही से न समझ पाना। लोग समझ नहीं पाते हैं और कुछ भी बोलने लगते हैं, ठीक है। तो यही परंपरा यहाँ की थी कि लोग नहीं समझ पाए थे। अब इन्होंने भी सिंधु घाटी सभ्यता में क्या किया होगा आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग आगे जल्दी देख लेते हैं, फिर भी इसके पतन के बारे में कल्पना की जा सकती है, क्योंकि हम कल्पना, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे, ठीक है, सिंधु घाटी नदियों के किनारे था, नदियों के किनारे विकसित हुई, इसलिए बाढ़ का स्वाभाविक, अतः यह तर्क सर्वमान्य है। परंतु कुछ विद्वान मानते हैं केवल बाढ़ के कारण इतनी विशाल सभ्यता समाप्त नहीं हो सकती। वाह क्या बात है, सब लोग समझते हैं। इसलिए बाढ़ के अलावा भिन्न भिन्न कारणों से समर्थन भिन्न भिन्न विद्वान करते हैं। आग लग जाना, आग की भी चर्चा कर दी है। महामारी फैल गई होगी, जैसे कोरोना चल रहा है, लाखों लोग मर गए, इस तरीके की कोई भयावह बीमारी आई होगी जिससे पूरा प्रवाहित हो गई होगी व्यवस्था। फिर भी तर्कसंगत लगता है। यहाँ तो बाढ़ प्रकोप हुआ जिसमें भारी जनधन की हानि हुई होगी, तदुपरांत मृतकों के शवों के सड़ने, अन्य कारणों महामारी फैली,
खाद्य सामग्री का अभाव हो गया। अब जब महामारी फैल जाएगी कोई काम करेगा नहीं, जैसे कोरोना में लोग सब बेघर हो गए, सब इधर के उधर हो गए, जिनको नौकरी जो लोग कर रहे थे वो बेचारे नौकरी उनकी छूट गई, आज भी समस्याएं तंगी से जूझ रहे हैं। तो 700 ईसा पूर्व के लगभग सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के लक्षण स्पष्ट दिखाने लगते थे। इस समय तक सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो थे, जो नष्ट हो चुके थे। आपने मोहनजोदड़ो फिल्म देखी होगी ऋतिक रोशन की, देखना नहीं तो बहुत अच्छा लगेगा, तो आपको जब देखेंगे तो इतिहास पूरा याद आ जाएगा। ठीक है। इसका सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता की लिपि का विद्वानों द्वारा सही से ना समझा जाना। फिर आगे चलते हैं हम लोग। यूट्यूब चैनल शेयर करें और वीडियो पूरा शेयर करें और सबको बताएं, अपने दोस्तों को बताएं। तो हम लोग यहाँ भी हैं। यहाँ पे ये देख लेते हैं कि इन्होंने कहा है कि फिर भी इसके पतन के बारे में कल्पना की जा सकती है। इतिहासकार जो हैं, इतिहास असफल हो जाता है। हम कल्पना केवल करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ना कि सत्य नहीं है ये सब। ठीक है। अधिकांश विद्वान मतानुसार अब जब वहाँ से कुछ साक्ष्य मिले हैं तो उससे ये भी पता हो जाता है कि हाँ हुआ तो है ही, लेकिन कैसे हुआ ये कन्फर्म नहीं हो पाता। फिर भी परंतु कुछ विद्वान मानते हैं केवल बाढ़ के कारण इतनी विशाल सभ्यता समाप्त नहीं हो सकती। वो भी क्या करें, उन्हें पता है। फिर भी अपना मत देते हैं सब। फिर कहते हैं हड़प्पा सभ्यता की उत्तरजीविता और निरंतरता। भाई पढ़ लो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। नगरीय सभ्यता के उत्कर्ष होने के कारणों से के कमज़ोर होने से सभ्यता का पतन निश्चित रूप से हो जाता है, परंतु उस सभ्यता की सामाजिक सांस्कृतिक उच्चताओं का अवसान नहीं होता। ध्यान रखना, उसका अवसान मतलब नष्ट नहीं होता। ऐसे सब कुछ हो जाएगा, ऐसे नष्ट नहीं होता भाई। नष्ट हो जाए तो फिर तो सब हो गया। क्या कहते हैं, नष्ट नहीं होगा। ठीक, बल्कि वे नागरिकों के पलायन के साथ और विस्तृत होती जाती है। और जो नागरिक हैं इधर उधर अपना पलायन कर जाते हैं, शहरों में पलायन कर जाते हैं, दूसरे गाँवों में पलायन कर जाते हैं। इससे क्या है कि आज भी धर्म संबंध वो जब विस्तृत और बढ़ती जाएगी। भाई हम लोग गांव से आएंगे इलाहाबाद या कोई शहर में महानगर में जाएंगे तो विकास होगा ना। फिर कहते हैं कि आज भी धर्म संबंधी अनेक विशेषताएं हैं तथा जल पूजा, वृक्ष पूजा और शिव तथा शक्ति की पूजा, सूर्य पूजा आदि हमारे दैनिक जीवन में सम्मिलित हैं, जो सैंधव सभ्यता की ही देन है। सैंधव यानी सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है, ध्यान रखना। अतः सभ्यता की समाप्ति के बाद भी उसकी सांस्कृतिक उच्चताएं निरंतर आने वाली सभ्यताओं में परिलक्षित होती हैं। व्यापार, परिवहन, नियोजित नगरीय व्यवस्था और शिल्प एवं तकनीक, उस समय शिल्पकार भी थे, तकनीककार भी थे, बहुत अच्छे अच्छे तकनीक आर्टिस्ट थे। अनेक विधियाँ जो हड़प्पा वासियों की देन थी आज भी प्रचलित हैं। हम लोगों को यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो शेयर करें छोटे भाइयों को। और हर जगह स्टेट यूनिवर्सिटी, केंद्रीय यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सभी महाविद्यालयों के लिए उपयोगी। प्राचीन इतिहास, हड़प्पा सभ्यता का पतन। अब मुख्य पतन यहाँ पे देख लो। इस सभ्यता के प्राचीन अवशेषों के अध्ययन से यह पता चलता है कि अंतिम चरण में यह सभ्यता पतनोन्मुख रही। अंततः द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य यह सभ्यता पूर्णतः विनाश हो गया। इस सभ्यता के विनाश के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा सैंधव सभ्यता के पतन संबंधी मत इस प्रकार हैं। जैसे आर्यों का आक्रमण, गार्डन चाइल्ड के अनुसार, गार्डन चाइल्ड ने और व्हीलर ने कहा है कि आर्यों ने आक्रमण किया और आर्यों और नार्यों के बीच में आक्रमण हुआ होगा। भाई आर्य किस पे आक्रमण करेंगे, अनार्यों पे, सीधी सी बात है। फिर फेयर सर्विस ने बताया है कि पारिस्थितिकी असंतुलन हो सकता है, कि पारिस्थितिकी वहाँ का ऐसा पारिस्थितिकी यानी वहाँ की ऐसी जैव विविधता हो गई हो, वहाँ की ऐसी पर्यावरणीय व्यवस्था हो गई हो
जो हवाएं गलत हो गई हों या वहाँ सूखा पड़ गया हो, इस तरीके से खाने आने के लाले पड़ गए हों। ठीक है, तो EMS वत्स कहते हैं कि नदी मार्ग में परिवर्तन। EMS वत्स काफ़ी बड़े अपने भारत के इतिहासकार रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं। नदी मार्ग में परिवर्तन, उनका नदी मार्ग गांव की तरफ मुड़ गई और इसलिए बहुत तगड़ी बाढ़ आई, बहुत सब कुछ बहा ले गई। तो मैके और SR राव, ये लोग कहते हैं, मैके तो विदेशी हैं, SR राय जो हैं बाढ़, वो कहते हैं ये भी बाढ़ में ही वो हुआ होगा भाई, नदियाँ परिवर्तित हो जाएंगी तो बाढ़ से ही सब कुछ होगा। फिर DP अग्रवाल कहते हैं कि घग्गर, अब इनका नाम आप किसी का दो का जहाँ पे लिख दोगे और कह दोगे कि भूकंप या जल प्लावन से, तो तुमको नंबर पक्के हो जाएंगे, समझ लो। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। और सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करो और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।